हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशु। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये जो लेक्चर है वो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर डिस्कस किया था इसका, जिसमें मैंने आपको बताया था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। उसके बाद चार्ज के बारे में हमने डिस्कस किया था। चार्ज के बाद हमने पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल को समझा था। उसके बाद इलेक्ट्रिक सर्किट पर चर्चा की थी और इलेक्ट्रिक सर्किट में आने वाले कुछ डिवाइसेस को हमने क्या किया था, उनके सिंबल्स देखे थे। तो आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में, जो आपके पेपर के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जो पिछले लेक्चर से रिलेटेड होंगे। देखेंगे आपकी मेमोरी को कि आपको कितना याद है, और आप भी खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि हाँ, ये हमने पढ़ा था, क्या ये हमें याद है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन है। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। एक इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट है जिसमें 0.4 एम्पियर की जो करंट है वो फ्लो हो रही है 10 मिनट्स के लिए। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू देयर सर्किट। हमें चार्ज की वैल्यू बतानी है, चार्ज का अमाउंट बताना कितने से फ्लो हो रहा है। तो आपको बच्चों इलेक्ट्रिक करंट के लिए एक फार्मूला बताया था। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो पर यूनिट टाइम में। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन में आया था ना, बताया था कि नहीं? सो फार्मूला बनता है हमारे लिए आई के लिए। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। पर यूनिट टाइम में फ्लो होने वाला चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो देखो, हमें तो आई गिवन है और हमें टाइम भी गिवन है। हमें क्या पूछ रहा है? अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी कि हमको क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या लिखा है, वी आर गिवन आई 0.5 एम्पियर दे के, बिल्कुल सही। टी 10 मिनट दिया, तो देखो टाइम की जो यूनिट होती है वो बेटा सेकंड होती है, तो टाइम को सेकंड में बदलना पड़ेगा। हमको 10 मिनट दिया, तो 10 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे? 10 इंटू 60, यानी कि 600। 600 सेकंड हमारे पास टाइम हो गया। तो वी हैव आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, देन क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू इज इक्वल टू ये टी मल्टीप्लाई में चल जाएगा, आई इंटू टी। सो आई की वैल्यू है 0.5। 0.5 इंटू 600। 600 क्या था? टाइम जो हमने निकाला 10 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करके। तो 0.5 को अगर तुम 600 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 300। सो ये 300 क्यू की वैल्यू आएगी। ये 300 किस में आएगा? कुलॉम में आएगा बेटा, क्योंकि कुलॉम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। सो 300 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Next question, how much work is done in moving charge of 2 coulomb across 2 points showing a potential difference 12 वोल्ट। ठीक है, तो क्या बोला उसने? जो कितना वर्क हमको करना पड़ेगा 2 कुलॉम्ब के चार्ज को ले जाने के, जिन 2 पॉइंट्स के बीच में जिनका पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है। ठीक है, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताया था। पोटेंशियल डिफरेंस शायद आपको याद होगा, क्या बताया था? जब हम किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में जितना काम हमको पर यूनिट टाइम में करना पड़ता है, एक यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरे ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है, वो क्या होता है? हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अगर आपको याद नहीं हो रहा होगा तो ये देखो, पोटेंशियल डिफरेंस वी बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होता है? वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। फॉर्मूला भी लिखाया था ना पिछले लेक्चर में, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। किसी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में किया गया वर्क, वो क्या होता है? हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। अगर इन्फिनेटिव से किसी दूसरे पॉइंट पे, तो हम उसे सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन जब 2 पॉइंट की बात हो, जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर चार्ज को ले जाएंगे, तो जितना काम करना पड़ेगा वो उसका क्या कहलाएगा? पोटेंशियल कहलाएगा। आई बात समझ में? ऐसा यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की? वोल्ट होती है। इसलिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को और क्या कहते हैं? वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं। किसे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को।
पोटेंशियल डिफरेंस को, सॉरी, ठीक है। यूनिट वोल्ट, वोल्ट नाम क्यों पड़ा, नेम्ड आफ्टर एलेसेंड्रो वोल्टा, इन साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा था, जो क्या थी, इटालियन साइंटिस्ट थी, फिजिसिस्ट। ओके, तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। हमें क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है और चार्ज की वैल्यू भी हमको दे रखी है, हमें डब्लू बताना है। सो फॉर्मूला लगा देंगे, वी इज इक्वल टू डब्लू बाई क्यू। डब्लू पूछा तो डब्लू क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में क्यू है तो क्यू इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो क्यू के लिए, डब्लू के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, डब्लू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। यहाँ पे रखने पर तो हमको ऐसा कुछ मिलेगा। तो सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू दैट फ्लोज बिटवीन टू पॉइंट्स, उन दोनों पॉइंट के बीच में फ्लो होने वाला जो चार्ज होगा एट पोटेंशियल डिफरेंस, जिनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट है, इस 2 कूलम। दस द अमाउंट ऑफ वर्क, तो अमाउंट ऑफ वर्क कितना होगा, डन इन मूविंग अ चार्ज इस डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू में रख देंगे ना, इस वाली स्लाइड में आपको बताया था इधर, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। तो वी की वैल्यू कितनी है, 12, 12 इंटू 2, 24 जूल। वर्क की यूनिट क्या होती है बेटा, ये, तो वर्क हमारा क्या होगा, जूल में आएगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट इसके क्या थे, न्यूमेरिकल्स हैं, इन्हें आप रिवाइज करोगे और क्वेश्चंस पर भी जाओगे, जो नहीं आएगा वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 का मेन टॉपिक, जिसका नाम है ओम्स लॉ। सुन के ही आपको इसको देख के डर लगता होगा, पर ऐसा कुछ है नहीं इसमें, बहुत इजी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना बच्चों, इस क्वेश्चन को पेपर में अवश्य पूछा जाएगा, ये 3 मार्क्स में आएगा पेपर में। तो ओम्स लॉ होता क्या है, देखो, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। वो 2 पॉइंट्स किस में होंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट में। देखो उसको समझने की कोशिश करो। सपोज मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें ये बैटरी लगी है, यहाँ पे की लगी है, सपोज मेरा यहाँ पे बल्ब है, इसको मैंने ऐसे ज्वाइंट किया है और करंट को मैं मेजर कर रहा हूँ इससे, एमीटर से, ठीक है। आपको बताया था करंट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो होगी, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल का मतलब पॉजिटिव, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव हमेशा करंट की डायरेक्शन होगी, फ्लो की डायरेक्शन, ठीक है। अब जब इससे करंट फ्लो होगी तो अगर हम क्या करें, पोटेंशियल को 2 पॉइंट के बीच में नापें। पोटेंशियल को नापने के लिए क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को किस डिवाइस का यूज़ किया जाता है, वोल्ट मीटर से करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है। वोल्ट मीटर से हमने क्या कर लिया, पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर लिया। अब अगर हम उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक करंट के और वोल्टेज के बीच में अगर रिलेशन देखें तो हम देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट अगर सेम टेम्परेचर पर फ्लो हो रही है, मतलब टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा है और इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर कर रहे हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर कर रहे हैं, तो हर कोने पर क्या होगा, जो उनका रेशियो होगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, जितना यहाँ पे जितना वहाँ पे। समझ रहे हो, यानी कि जो v बाई आई की वैल्यू है वो हर जगह क्या आएगी, सेम आएगी। अब देखो सुनो, तो ये क्या कह रहा है, लॉ ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, मतलब करंट बढ़ेगी तो वी भी बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, आई समझ, आई बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, इक्वल रहेगा। तो उसने ये कहा, ओम ने, कि जो इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस और आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, आई को मैं एक साइड रख लूँ और वी को उधर ले आऊँ। देखो बच्चों, जब ये है आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, तो आई को अगर मैं यहाँ पे वी लिया और इसको इक्वल रख के मैं कोई कांस्टेंट लिख सकता हूँ ना। सपोज मैंने कांस्टेंट आर रख दिया, क्योंकि कांस्टेंट होगा ना अगर इन दोनों के बीच में, इसका मतलब क्या है, ये भी समान रूप से बढ़ रहा है, तो इसमें जो ग्राफ आएगा कुछ ऐसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, ये आई और वी के बीच में ग्राफ आएगा। आप बात को समझ पा रहे हैं, अभी आपको थोड़ा लग रहा होगा पर आप बने रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये जो ग्राफ है ये क्या बता रहा है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, मतलब एक कांस्टेंट रेट से क्या आई और वी में उछाल आ रहा है, बढ़ रहे हैं एक साथ, ठीक है। तो ये जो वी की वैल्यू आ जाएगी, अगर मैं वी की वैल्यू रखूँ तो आई आर हो जाएगी, वेयर आर इज़ द कांस्टेंट ऑफ द गिवन कंडक्टर। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो आर है वो कांस्टेंट है, जिस भी कंडक्टर में क्या कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी को दौड़ा रहे हैं,
इलेक्ट्रिसिटी जिसमें करंट फ्लो हो रही है और जिसमें हम पोटेंशियल को नाप रहे हैं। एंड इसको कहते हैं हम रेजिस्टेंस। बेटा क्या कहते हैं इससे? रेजिस्टेंस। जो आर है ये कांस्टेंट, इस आर को कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, किसी चीज़ को रेजिस्ट करना। ठीक है, जैसे तुम पढ़ाई को रेजिस्ट करते हो ना कि नहीं हम नहीं पढ़ रहे, हमें किताबें मत दिखाना, नहीं बेटा ऐसे देखो। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी है कंडक्टर की कि मेरे से इलेक्ट्रिक करंट पास मत होने देना, इसकी प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस। इट कंपोनेंट दैट इट यूज टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है इसको रोकता है इन अ सर्किट इज कॉल्ड रजिस्टर। और जो इसको रोकता है उसे कहते हैं हम रजिस्टर। और रजिस्टर का साइन होता है किसी सर्किट में ये ऐसा उसका साइन होता है, ये क्या है? रजिस्टर है। ठीक है, और प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? रेजिस्टेंस। रोक रहा है, किसको रोक रहा है? इलेक्ट्रिक करंट को रोकना। आई बात समझ में? शायद ये आपको समझ में आया होगा। तो ओम्स लॉ आपको समझ में आया होगा। अब इसे थोड़ा और सही से देखो ज़रा। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। जो ओम है ये किसकी यूनिट है? रेजिस्टेंस की यूनिट है। ओके, कोई आपसे पूछे रेजिस्टेंस की यूनिट तो आप बोलोगे ओम। कहाँ पढ़ा था? ओम लॉ में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? वी बाई आई इज इक्वल टू आर। आर इज द कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसको कहते हैं हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट जो होती है वो ओम होती है। ठीक है, ओम का जो रिप्रेजेंटेशन है वो करते हैं ऐसे बेटा, ये ओम है। ओम और बल्ब में आप घूम मत जाना, ये ओम का साइन है और जो बल्ब को दिखाते हैं वो ऐसे दिखाते हैं यूँ। ठीक है, ये ओम ओम का साइन है और ये बल्ब का साइन है। ठीक है, तो क्या कहा? ग्रीक लेटर है ये। ओम इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर ओम। 1 ohm of resistance R is equal to the flow of 1 ampere of current through a conductor between 2 points having potential difference 1 volt। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो 1 ओम है, 1 ओम रेजिस्टेंस तुम किसे कहते हो, तो आप लोग कहोगे जो 1 ओम रेजिस्टेंस होता है अगर किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, किस पोटेंशियल डिफरेंस के बीच? 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के बीच, तो आप कहोगे इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है। सो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। ठीक है, कंडक्टर में 1 एम्पियर की करंट और पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट का हो तो बस क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस कितना होगा इसका? बोल दोगे शौक से? 1 ओम होगा भाई। आई बस समझ में? ठीक है, देखो सपोज ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट दिख रहा है आपको, ये वी, मैंने भी आपको बताया था ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बैटरी है ये। बैटरी का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेट करना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेट करेगी तो क्या होगा? चार्ज में लेवल्स क्रिएट हो जाएगा, हायर लेवल लोअर लेवल, हायर से लोअर के लिए क्या करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ से कहाँ जाएगी करंट? पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन भाई ये तो कंडक्टर है, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसे अभी हमने पढ़ा, रेजिस्ट करेगा इसे। रेजिस्ट कौन करता है? रेजिस्टेंस को दिखा देते हैं इस रजिस्टर से, आर। ठीक है, और इसके लिए फॉर्मूला क्या दिया ओम ने? वी बाई आई इजिकल टू रिलेशन दिया, वी बाई आई इजिकल टू आर। वी पोटेंशियल डिफरेंस, आई करंट, आर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू द फ्लो ऑफ 1 एम्पियर ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 1। ये दोबारा बात रिपीट हो गई जैसे ऊपर है। ठीक है, तो कोई नहीं, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो देखो अब आपको मैंने क्या क्या बताया, पहले ओम लॉ बता दिया, ओम लॉ में रेजिस्टेंस बता दिया, रजिस्टर के बारे में बता दिया, शायद ये आपको समझ में आया ओम। अब देखो ये जो रेजिस्टेंस है किन किन बातों पर निर्भर करता है? रेजिस्टेंस मतलब कब कब वो रोकने की कोशिश करेगा, ये रोक कब ज़्यादा रोकेगा किसी चीज़ को, कब कम रोकेगा किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट को। आई बस समझ में? तो अब हमने चर्चा करनी है, इसके फैक्टर्स देखने हैं रेजिस्टेंस के। तो रेजिस्टेंस इन अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। क्या क्या फैक्टर है जिन पर रेजिस्टेंस निर्भर करता है किसी कंडक्टर के? तो सबसे पहला जो इसका पॉइंट है वो है बेटा लेंथ ऑफ कंडक्टर। क्या बोला? लेंथ ऑफ कंडक्टर मतलब जो हमारा कंडक्टर है जिससे करंट फ्लो हो रही है उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ का रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो बेटा, रेजिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। मतलब रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा जितनी ज़्यादा लेंथ होगी कंडक्टर की। समझ रहे हो? जितना
जितना ज़्यादा लंबा कंडक्टर होगा वो उतना ही रेजिस्ट करेगा करंट को कि मेरे पास से मत गुजर। नहीं बस समझ, जितना लेंथ ज़्यादा होगी उतना ही क्या रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा किसी कंडक्टर का। दिस मीन्स रेजिस्टेंस इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दिस इज द कॉज दैट लॉन्ग वायर्स क्रिएट मोर रेजिस्टेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जितनी लंबी वायर होगी उतना ही वो क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी इलेक्ट्रिक करंट को। आई बात समझ में? तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ आर इज डायरेक्टली proportional टू एल। एल इज द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर एंड आर यू ऑल नो, क्या बोला अभी तो बताया, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस निर्भर करता है कंडक्टर की लेंथ पर। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। बेटा ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा है, आगे काम आएगा। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब जो नेक्स्ट फैक्टर है जिस पर ये निर्भर करता है, कौन, रेजिस्टेंस। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सर क्रॉस सेक्शन क्या होता है बेटा? परसों बताया था क्रॉस सेक्शन, जब कंडक्टर बता रहा था ना, ये कंडक्टर होता है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बोला था कि नहीं बोला था? तो बस ये हो क्रॉस सेक्शन। ये कितना ज़्यादा होगा, ये बीच से भी ले लो क्रॉस सेक्शन, साइड से ले लो क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इस पर भी निर्भर करता है। अब कैसे निर्भर करता है, देखो रेजिस्टेंस आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। समझ रहे हो बात को? जितना ज़्यादा ए उतना कम आर, उतनी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगा उतना। दिस मीन्स आर विल डिक्रीज विद द इंक्रीज इन एरिया ऑफ कंडक्टर एंड वाइस वर्सा। ठीक है, मोर एरिया ऑफ कंडक्टर फैसिलिटेट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू मोर एरिया एंड दस डिक्रीज द रेजिस्टेंस। ठीक है, जब क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, अगर उसका एरिया ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा फ्लो हो पाएगी ना, तो रेजिस्ट क्या कर पाएगा, वो कंडक्टर कम कर पाएगा। इसलिए एरिया बढ़ने पर क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है। दिस इज कॉज द थिक कॉपर वायर क्रिएट्स लेस रेजिस्टेंस। इसलिए थिक कॉपर वायर का यूज़ किया जाता है ज़्यादा करंट भेजने के लिए, लेस रेजिस्टेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो अब रिलेशन कैसे बनाएंगे बेटा, जैसे पहले बनाया था वो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब लेंथ बढ़ रही थी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा था। ये यहाँ पे उल्टा सीन है। क्या सीन है, एरिया बढ़ रहा है तो वो घट रहा है, कौन, रेजिस्टेंस। सो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, सो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, सो आर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a। इसको बोलोगे आप इक्वेशन नंबर 2। इंपॉर्टेंट, अभी काम आएगा। ठीक है, दो चीज़ें करा दी। क्या बता रहा हूँ, फैक्टर बता रहा हूँ जिन पे कौन निर्भर करता है, रेजिस्टेंस किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहली बता दी लेंथ, सेकंड बता दी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है नेचर ऑफ मटेरियल। अब जो कंडक्टर है वो किस मटेरियल का बना है, इस पर भी रेजिस्टेंस निर्भर करता है। आई बात समझ में? ये थर्ड है आपका फैक्टर। फैक्टर नंबर 3, नेचर ऑफ मटेरियल। तो देखो बच्चों, वायर यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। जो वायर यूज होती है इलेक्ट्रिक सर्किट में अलग अलग मटेरियल से बनी होती है, एंड डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, और हर मटेरियल की अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है। अब ये रेजिस्टिविटी क्या होता है, वही बेटा रेजिस्टेंस। कोई कम रोकता है इलेक्ट्रिक करंट को, कोई ज़्यादा रोकता है। जो ज़्यादा रोकेगा उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, जो कम रोकेगा वो क्या होगी, कम होगी। ठीक, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल रेजिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। क्या बोला बेटा, ये ऐसी प्रॉपर्टी है रेजिस्ट करने की जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल की। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझाया जाएगा आपको। पहले आप इतना याद रखो कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। रेजिस्टिविटी है ही वो रोकना। ठीक है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रो से डिनोट करते हैं यहाँ पे, थोड़ा एक सेकेंड, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, ऐसे लिखना बेटा जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे रो। इस पी को थोड़ा सा मुड़ाना, वहाँ पे पी हो रखा है, कोई नहीं। इक्वेशन नंबर 3, रो पता है ना क्या है, रेजिस्टिविटी। अभी बताया रेजिस्टिविटी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच रेजिस्ट करंट। ठीक है, अब सुनो। ठीक है, अब आपको 3 इक्वेशन बता दी। फर्स्ट इक्वेशन थी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल। नेक्स्ट इक्वेशन थी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/a। और अभी थर्ड लेटेस्ट बताई आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो। रो बोलना है, ठीक है, से पी मत बोलना।
तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर लूँ तो मुझे मिलेगा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल पी डिवाइडेड बाई ए। आई बात समझ में? देखो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, नेक्स्ट स्लाइड में था आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो, और इस स्लाइड में आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a। तो हम क्या लिख सकते हैं? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो एल बाई ए। इतनी मैथ्स तो आनी चाहिए भाई सबको। ये कैसा हुआ? इक्वेशन 1 और 1 2 3 को हमने क्या कर लिया? कंबाइन कर लिया। क्या थी इक्वेशन 1? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, सेकंड थी आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a, और थर्ड ये है, ये वाली। ठीक है, इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो एल ऊपर ए नीचे रो इसके साथ मल्टीप्लाई में। सो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो एल बाई ए। आई बात समझ में? रो क्या है? रेजिस्टिविटी, एल क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आएगी आई थिंक। ठीक है, सो अब देखो बच्चों, लास्ट फैक्टर जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है? टेम्परेचर, रेजिस्टेंस ऑल्सो वेरीज विथ टेम्परेचर। जो रेजिस्टेंस होता है ना किसी कंडक्टर का, वो वेरी करता है टेम्परेचर पे। रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, एंड डिक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो बच्चों ये बात ध्यान में रखना, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, सॉरी टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है किसी कंडक्टर का तो उसका रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। आई बस समझ? ठीक है, 4 पॉइंट आपको बताया है फैक्टर पे। एक लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल, एंड नेक्स्ट टेम्परेचर। ये जो 4 फैक्टर थे ये बच्चों शायद आपको अब अच्छे से याद होगा। किसके बारे में पढ़े थे? रेजिस्टेंस के बारे में पढ़े थे। रेजिस्टेंस भी बता चुका हूँ, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है बेटा? ओम है। तो इसे पढ़ने के बाद अब हम चलते हैं आगे। सो अब रेजिस्टिविटी को अच्छे से पढ़ाऊंगा। अभी तक रेजिस्टिविटी का जनरल इंट्रोडक्शन दिया था कि रेजिस्टिविटी सिर्फ क्या है? प्रॉपर्टी है रेजिस्ट करने की, है ना। तो अब देखो बेटा रेजिस्टिविटी क्या है। रेजिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्स कर दूं मैं, क्या बोलूं? रेजिस्टेंस का क्या कर दूं मैं? इन्वर्स कर दूं, 1/r कर दूं। जो ये 1/r होता है यही रेजिस्टिविटी होता है बेटा। ठीक है, क्या बोला? 1/r इज इक्वल टू रो, यानी कि रेजिस्टिविटी इज द इन्वर्स ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो बेटा रेजिस्टिविटी इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स। क्या है? प्रॉपर्टी है मटेरियल की रेजिस्ट करना। ठीक है, उसका इन्वर्स। सिंस द एसआई यूनिट ऑफ आर इज ओम, आर की क्या थी? ओम थी। रेजिस्टेंस की बताई थी ना, यूनिट क्या है एसआई यूनिट आर की? रेजिस्टेंस की ओम। एसआई यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर। एरिया की सबको पता है मीटर स्क्वायर होती है ना। कैसे? देखो बेटा सपोज ये है क्या? सपोज हमारे पास ये क्या है? एक स्क्वायर है, इसको स्क्वायर समझ लेना। ठीक है, स्क्वायर है। ए सपोज इसका क्या है? एक साइड है, तो आपको पता है क्या होता है इसका एरिया? साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। ए को किस में, लेंथ को किस में मेजर करते हो? मीटर में। सो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो बेटा एरिया की यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें ये भी नहीं पता। एंड ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। ठीक है, और जो लेंथ की जो यूनिट होती है ना वो क्या होती है? मीटर होती है। हमेशा ऐसा ही सिस्टम में मीटर में लेते हैं, किलोमीटर वगैरह में नहीं। किस में? मीटर में, याद रखना। अब तो फिर यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी कैसे निकालेंगे? अभी आपको फॉर्मूला बताया, रो इज इक्वल टू, आपको बताया था मैंने क्या? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो एल अपॉन ए। तो यहाँ से रो के वैल्यू निकाल लोगे ना, रो क्या हो जाएगा? रो आर ए बाई एल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? इसको इधर ले जाओगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर ए और ये एल इधर डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, सो रो इज इक्वल टू आर, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे लिखा है मैंने, टाइप किया है, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। तो यहाँ से तुम क्या निकाल लोगे? इसकी यूनिट निकालोगे। आर की यूनिट ओम, आर की यूनिट ओम,
कहाँ गया, आर की यूनिट ओम मल्टीप्लाइड बाई एम स्क्वायर कहाँ से आया, क्योंकि ए की एरिया की यूनिट एम स्क्वायर, और डिवाइड में किसकी, एल की मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो ओम मीटर क्या हो जाएगी, रेजिस्टिविटी की यूनिट हो जाएगी। तो आपको ये बात समझ में आई होगी शायद। ठीक है, अब बेटा रेजिस्टिविटी देखो, मटेरियल्स हैविंग रेजिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻8 मीटर टू 10⁻⁻6 ओम आर कंसिडर्ड एज वेरी गुड कंडक्टर्स। ठीक है, ऐसे मटेरियल जिनकी जो रेजिस्टिविटी की रेंज होती है वो 10⁻⁻8 से 10⁻⁻6 ओम मीटर तक की हो, उन्हें हम कहते हैं गुड कंडक्टर। ठीक है, तो बेटा गुड कंडक्टर की डेफिनेशन अब वो बच्चों वाली नहीं चलेंगी, ठीक है, जो पहले पढ़ाई थी। ठीक है, अब आप 10th में आ चुके हो, तो 10th में आपको रेजिस्टिविटी रेंज याद होनी चाहिए। रेजिस्टिविटी पता है ना, कौन कितना रोकेगा इलेक्ट्रिक करंट को, तो ये भाई कम रोकते हैं बहुत। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इनसे पास हो जाती है ना, इसीलिए तो इन्हें क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर कहते हैं। जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए और जिनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, मतलब कम करंट को जान देंगे, तो वो क्या होंगे, बैड कंडक्टर होंगे। तो गुड कंडक्टर की क्वालिटी क्या है, इनकी रेंज जो होती है वो होती है 10⁻⁻8 ओम मीटर से लेकर 10⁻⁻6 ओम। माइनस का साइन है बेटा, तभी तो इतनी कम है। ठीक है, इसीलिए गुड कंडक्टर है। ठीक है, ये रेंज याद हो गई होगी शायद से। अब देखो एक एग्जांपल दे लेता हूँ, सिल्वर हैज़ रेजिस्टिविटी इक्वल टू 1.60 इंटू 10⁻⁻8। इतनी कम इसकी क्या है, रेजिस्टिविटी है। एंड कॉपर हैज़ रेजिस्टिविटी इक्वल टू दिस 1.62 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, ये क्या है, रेजिस्टिविटी है। अब देखो नेक्स्ट, रबर एंड ग्लास वेरी बैड कंडक्टर। ठीक है, रबर और जो ग्लास है ये वेरी बैड कंडक्टर है ना, इलेक्ट्रिसिटी पास थोड़ी होती है इनसे। वेरी बैड कंडक्टर, वेरी गुड इंसुलेटर, पर ये क्या है, बहुत अच्छे इंसुलेटर है। तो अच्छे इंसुलेटर कौन होंगे, जिनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। आई बात समझ में, जिनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी वो होंगे गुड कंडक्टर, और जिनकी रेजिस्टिविटी कम होगी वो क्या होंगे, गुड कंडक्टर, और ये गुड इंसुलेटर। ठीक है, दे हैव रेजिस्टिविटी इन द ऑर्डर ऑफ, इनका ऑर्डर इतना होता है, इस ऑर्डर को भी याद रखोगे, 10⁻12 ओम, कितनी ज़्यादा है ना, 10⁻12, वो माइनस में होते थे, ये प्लस में, 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर, 12 से 17, याद रखना 12 से 17, 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर, रेजिस्टिविटी ऑफ ए इंसुलेटर्स। ठीक है, गुड इंसुलेटर की ये जो रेंज होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आने के बाद अब आपको मैं पढ़ाता हूँ कुछ डिफरेंट मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आपको याद करना पड़ेगा इन सबको। ठीक है, कुछ मटेरियल्स है उनकी क्या दे रखी है, रेजिस्टिविटी दे रखी है। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी बेटा, ओम मीटर, रेजिस्टेंस की ओम, रेजिस्टेंस की ओम, रेजिस्टिविटी की ओम मीटर, इतनी बात याद रखनी है। अब देखो जो कंडक्टर है, यहाँ पे देखो कंडक्टर्स, ठीक है, इनकी अच्छी होगी रेजिस्टिविटी, अच्छी का मतलब कम होगी बेटा, कम। ठीक है, इंसुलेटर की क्या होगी, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करेंगे ना। तो देखो सिल्वर की है 1.6 इंटू 10⁻⁻8, अच्छी। कॉपर 1.62 इंटू 10⁻⁻8, सबकी इतनी इतनी रेंज है, यहाँ पे डिजिट याद करते रहोगे। एलॉयज़ की क्या होगी, थोड़ा इनसे ज़्यादा होगी रेजिस्टिविटी ना, एलॉय इनसे ज़्यादा, 10⁻⁻6, -6 बड़ा होता है कि -8, बताओ भाई, -6 बड़ा होता है -8 से। ठीक है, इंसुलेटर, इंसुलेटर में 10⁻10 तक पहुँच गई, और भी हाई हो गई। बोला था ना रेजिस्टिविटी इंसुलेटर की बहुत हाई होती है, इसीलिए क्या है, गुड इंसुलेटर, रेजिस्टिविटी हाई है, इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देंगे। ठीक है, जो पास नहीं होने देंगे उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब बच्चों वेरिएबल रेजिस्टेंस को पढ़ते हैं। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस समझ में आया पहले, रेजिस्टेंस समझ में आया ना, क्या बताया था रेजिस्टेंस, मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देती, उनके थ्रू रेजिस्ट करती है। ठीक है, अभी जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है ये क्या होता है, देखो, द डिवाइस विच इज़ यूज टू वैरी द रेजिस्टेंस, ऐसी डिवाइस होती है जो रेजिस्टेंस को क्या कर सके, बड़ा घटा सके, वैरी कर सके। ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, किस में, इलेक्ट्रिक सर्किट में, विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज, और ख़ास बात क्या है इसकी, वोल्टेज को चेंज नहीं होने देंगे और रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा कर लेंगे, वही है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस, फ्रॉम द सोर्स, अ सोर्स इज कॉल्ड रियोस्टेट। अभी करता कौन है, वही रेजिस्टेंस को बढ़ा घटा देता है, इसे कहते हैं रियोस्टेट। ठीक है बेटा, क्या बोला, रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या करता है, रेजिस्टेंस को वैरी कर देता है। ठीक है,
अब रेजिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। एंड दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस, और जो रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टेंस को कहेंगे हम वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसमें बदलाव ला सकते हैं हम, कब बदलाव ला सकते हैं, जब हमारा पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसे दर्शाते कैसे हैं, तो बेटा मैंने बताया था आपको, जो रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस को दर्शाते हैं हम यू, ये रेजिस्टेंस का साइन है। अब मैंने बोला कि वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो इसको कैसे दर्शाएं, तो इसको दर्शाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक यहाँ पे की लगा दी हमने, ये जॉकी, इससे हम वेरी करते हैं। वेरी का मतलब ये ना बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, ऐसा बिल्कुल सिंपल सा सिंबल है इसका। आइए समझ में, ये बात याद रखना, ये सिंबल है, ठीक है। और एक और प्रकार है इसका सिंबल को समझने का, ये इस प्रकार से भी हम इसको समझ सकते हैं जो नेक्स्ट बना है। एक तो ये हो गया, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी क्या है, जॉकी इस पे वेरी कर रहा है, कभी यहाँ पर कभी यहाँ पर लगा देगा, कभी इधर लगा देगा, ठीक है। इससे क्या होगा, रेजिस्टेंस वेरी होगा जबकि पोटेंशियल सेम होगा। आई बस समझ में, कौन करता है ये, रियोस्टेट करता है, क्या करता है बेटा, रियोस्टेट करता है, ठीक है। तो इतनी बात समझने के बाद अब थोड़ा ओम लॉ का वेरिफिकेशन कर लेते हैं। ओम्स लॉ समझ में आया पहले, क्या बोला, वी बाई आई हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वी क्या है, वोल्टेज, वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, डिवाइडेड बाय आई, आई करंट जो कहाँ फ्लो हो रही है, किसी सर्किट में, पोटेंशियल और आई के बीच में अगर हम क्या करें, रिलेशन देखें वी बाई आई आर, तो ऑलवेज कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को हमने नाम दिया रेजिस्टेंस आर, वी बाई आई इज इक्वल, वी बाई आई इज इक्वल टू आर, यही तो हमारा ओम्स लॉ है, ठीक है। पढ़ लिया, अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं, थोड़ा वेरिफिकेशन कर लेते हैं कैसे उसने चेक किया, उसके दिमाग में क्या बात आई, ठीक है। तो उसने एक सेटअप लिया, जैसे सर्किट आपको मैंने बना बना के दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे एक बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव, करंट कहाँ से चलेगी बेटा, हायर टू लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव टू नेगेटिव, चली 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 चली। यहाँ पे बेटा रेजिस्टेंस भी आ गया, रेजिस्टेंस बताया ना क्या होता है रेजिस्टेंस, जो रोकना चाहेगा इस करंट को, ठीक है। रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये एमीटर है, ये एमीटर क्या बताता है बच्चों, बताओ ज़रा, जिसने बता लिया वेरी गुड। ये चेक करता है बेटा करंट की वैल्यू को, करंट की वैल्यू को कौन चेक करता है, एमीटर, ठीक है। अब हमें चेक करना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस चेक करने के लिए बेटा जिस युक्ति को हम यूज़ करते हैं, जिस डिवाइस को हम यूज़ करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए किन्हीं दो पॉइंट के बीच कंडक्टर के, उसे कहते हैं वोल्ट मीटर। ये रहा वोल्ट मीटर भी लगा दिया इधर से, सिरों से लगा दिया ना। और कैसे लगाना है बेटा, बताया था ना पैरेलल, ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल, और इसको हमने सीधा सीधा साइड साइड से जोड़ रखा है ना, तो ये क्या हो गया, ये है हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ में सीधे जुड़ेंगे और ऐसे में साइड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। खैर उन बातों पे भी आप ज़्यादा फोकस मत करो, अभी आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम इसका, ठीक है। तो ये मैंने आपको सर्किट बताया कैसा सर्किट है ना, तो उसके दिमाग में बात क्या है, नोट रीडिंग इन एमीटर, वो रीडिंग करता गया नोट एमीटर से, किसकी, करंट की तो करेगा, एमीटर को और कुछ थोड़ी बताता है, तुम्हारे घर का बिजली का बिल थोड़ी बताएगा, ठीक है। अब सुनो, नोट रीडिंग इन द एमीटर एंड वोल्ट मीटर, एमीटर में तुम रीडिंग नोट करो, वोल्ट वोल्ट मीटर में भी और एमीटर में भी। एमीटर क्या करेगा, एमीटर क्या करेगा, करंट की वैल्यू बताएगा, और जो मेरा वोल्ट मीटर है वो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल, अलग अलग पोटेंशियल, एवरी टाइम यू विल फाइंड डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट, करंट की वैल्यू तुम अलग अलग फाइंड करते रहोगे। आई एंड पोटेंशियल डिफरेंस वी इन एमीटर एंड वोल्ट मीटर, एमीटर की वैल्यू भी, एमीटर भी क्या करंट की अलग अलग वैल्यू बताता रहेगा, और ये जो वोल्ट मीटर है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग बताता रहेगा, ठीक है। बताने दो उसे। अब देखो, एवरी टाइम यू विल फाइंड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट आई एंड पोटेंशियल डिफरेंस वी इन एमीटर एंड वोल्ट मीटर, प्लॉट दिस वैल्यूज ऑन ग्राफ। अब तुम इसे क्या करते हो, ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हो, तुम जो तुम ये वैल्यूज निकाल रहे हो ना इन दोनों की, तो तुम सपोज तुमने ऐसा ग्राफ बनाया, इसे तो अच्छा ही बनाओगे तुम, मुझे पता है तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी है। ये देखो, ये ग्राफ है, सपोज ये नीचे आई है, एक्स एक्सिस में मैंने आई लिया, ये ऊपर मैंने वी लिया। अब ग्राफ खींचा इन दोनों के बीच में, तो आई की वैल्यू निकालता गया मैं, आई की निकाली वी पे तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमको मिला, क्या मिला हमको, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला, जब हमने इन दोनों के बीच में क्या खींचा, ग्राफ खींचा, आई और वी के बीच में, करंट के बीच में और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, ठीक है। प्लॉट दिस ग्राफ एंड ऑब्जर्व द नेचर ऑफ ग्राफ, तो आपने इसका नेचर देखा, तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। द ग्राफ ऑफ वी पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस आई इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, है ना स्ट्रेट लाइन, ऐसा स्ट्रेट लाइन आया। फ्रॉम आवर डिस्कशन इट इज़ प्रूव दैट, और इसका मतलब क्या है, ये दोनों के दोनों कांस्टेंट रेट से गुजर रहे हैं, ठीक है। मतलब वी बाई आई का जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट है, बार बार क्या आ रहा है,
सेम आ रहा है। भले वी और आई अलग अलग आ रहे हो, लेकिन जो इनका रेशियो है वी बाई आई वो हमेशा क्या आएगा, कॉन्स्टेंट, और उस कॉन्स्टेंट का नाम है आर। आर को ही कहता है रेजिस्टेंस। इसका मतलब फॉर आवर डिस्कशन, इस डिस्कशन से हमें क्या पता चला, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी, सो आई इज इक्वल टू वी बाई आर। और यही क्या है, ओम का नियम है, ओम्स लॉ है। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 10th। 3 मार्क्स में आएगा बेटा, और अगर फैक्टर पूछेगा तो 5 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, ओम लॉ को पूछेगा वो पेपर में पक्का, इसलिए इसे स्टार मार्क कर लो, पेपर में इसने आने ही आना है। तो आई होप आपको ये जो पढ़ाया है समझ में आया होगा, और आपके लिए ये वीडियोस यूज़फुल हो रही होंगी। पिछली वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस आया था आप लोग का, उसके लिए थैंक यू। और आगे भी ऐसी इन वीडियोस को देखते रहना, आपके लिए हेल्पफुल होंगी अवश्य। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, and don't forget to subscribe my YouTube channel. Please like, share and subscribe. धन्यवाद।